पहले दुनिया में दो बड़े कम्युनिस्ट देश थे, चीन और सोवियत यूनियन। लेकिन जहाँ ये दोनों ही देश बाकी सभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया करते थे, वहीं इन दोनों के रिश्ते आपस में इतने खराब थे कि इनकी लीडरशिप एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहती थी। ये लड़ाई दोस्ती के तौर पर शुरू हुई थी और शुरुआत में तो चाइनीज रेवोल्यूशन ने सोवियत यूनियन से इंस्पिरेशन और सोर्सेज दोनों लिए थे। लेकिन जब भारत का मसला आया तो इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे से अलग हो गए थे। दुनिया में से सिनो सोवियत स्प्लिट के रूप में याद किया जाता है। लेकिन आज बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि इन दोनों देशों का झगड़ा भारत के कारण हुआ था। क्या ये पूरी कहानी, और आज इतने सालों बाद इसे कैसे याद किया जाना चाहिए, आज जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हम इस टकराव को ट्रेस करने जाएं तो हमें अक्टूबर 1959 का वक्त याद आता है, जब सोवियत यूनियन के लीडर निकिता खुश्रेव चीन आए हुए थे ताकि वो माओ के साथ मिलकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर कम्युनिस्ट चाइना के 10 साल सेलिब्रेट कर सकें। यूं तो बाहर से सब कुछ नॉर्मली लग रहा था, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में टेंशंस काफी बढ़ी हुई थी और इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था कि जब 1953 में स्टालिन की मौत हुई तो निकिता खुश्रेव ने गद्दी संभाली और एक प्राइवेट मीटिंग में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब वो स्टालिन की गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, सोवियत यूनियन को एक बेहतर रास्ते पर ले जाएंगे। इस मीटिंग की स्पीच बाद में लीक हो गई थी। दुनिया भर के कम्युनिस्ट लीडर्स ने इस वक्त क्रूशेव को एक गद्दार के रूप में देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त स्टालिन को एक महान कम्युनिस्ट लीडर माना जाता था और क्रूशेव उनकी लेगेसी को खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब क्रूशेव सोवियत यूनियन के लीडर थे, इसलिए कोई भी मुखर होकर उनका विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए 1959 में जब क्रूशेव चीन गए तो माओ उनसे बात करने के लिए तैयार थे। उनमें से एक मुद्दा भारत का भी था। 1959 में ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे। नेहरू ने तिब्बत पर चीन का कंट्रोल तो एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने दलाई लामा को भी लौटाने से इनकार कर दिया, जिसने माओ को काफी नाराज कर दिया था। तिब्बत के साथ साथ अब मैकमहल लाइन का इश्यू भी खड़ा हो गया था, क्योंकि चीन अब तिब्बत के साथ साथ भारत के कुछ एरियाज पर अपना क्लेम कर रहा था। इन फैक्टर्स की वजह से उस वक्त चीन ने नेहरू के खिलाफ बहुत सा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया और नेहरू को एक वेस्ट फ्रेंडली लीडर के तौर पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल सुस्लोव ने चीन से इस अटैक को बंद करने के लिए कहा। सोवियत्स के लिए नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी और भारत जैसे देश का न्यूट्रल रहना और सोवियत्स की तरफ ज्यादा झुके हुए दिखना उन्हें दुनिया में एक अच्छी पोजीशन पर रखता था। लेकिन चीन को इसकी फिक्र नहीं थी और इसलिए मार्च 1959 यानी क्रूशेव की विजिट से 7 महीने पहले चीन की सेना ने बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के साथ एक झड़प भी की थी। क्रूशेव ने इसे हल्के में नहीं लिया और चाइनीज लीडरशिप पर यह भी आरोप लगाया कि वो सोवियत्स और चाइना के बीच के रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। चीन ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन दिल्ली दिल में उन्हें यह पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जब क्रूशेव चीन आए तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जोउ एन लाई ने क्रूशेव से कहा कि यह झड़प पहले भारत के सैनिकों ने शुरू की थी और भारत का साथ देकर क्रूशेव उनकी अपीजमेंट कर रहे थे। एन लाई और क्रूशेव के बीच इसके बाद एक तीखी बहस शुरू हो गई, जिसमें दोनों ही ने एक दूसरे से बहुत कड़वी बातें की। जहां एक तरफ क्रूशेव पर यह आरोप लगाया गया कि वो चीन की जगह भारत का साथ देकर कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ धोखा कर रहे हैं, वहीं क्रूशेव ने जोउ एनलाई को अपनी हद में रहने की नसीहत दी थी और ये कहा कि वो घमंडी हो गए। इसके बाद माओ ने आकर बात को शांत किया और क्रूशेव को ये यकीन दिलाया कि भारत का मसला दोनों देशों के बीच एक मसला है और उन्हें बाकी चीजों पर साथ में रहना चाहिए। इस विजिट के बाद जब क्रूशेव वापस रूस पहुंचे तो उन्होंने अपनी लीडरशिप से ये कह दिया कि वो चीनियों को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यही कड़वाहट हमें 1960 के वॉर्सो पैक्ट समिट में भी देखने को मिली, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ मेंबर्स क्रूशेव से मिले और यहाँ पर भी उन्होंने चीन की क्लास लगा दी। क्रूशेव ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बात तो करते हैं, लेकिन आपके लोगों के पास पहनने के लिए पतलून तक नहीं है, और अगर आपको स्टालिन इतना ही ज्यादा पसंद है तो हम स्टालिन की कब्र को बीजिंग भेज देते हैं। इस कमेंट से क्रूशेव ये भी चेताना चाहते थे कि उन्हें पता है कि किस तरह चाइनीज लीडरशिप आज भी मानती है कि क्रूशेव ने स्टालिन के साथ धोखा किया था, और अगर सामने नहीं तो पीठ पीछे ये बातें करती भी है। इस मीटिंग के 2 साल बाद 22 अक्टूबर 1962 के दिन पर भारत और चीन के बीच में फिर से झड़प होती है और सोवियत यूनियन की लीडरशिप न्यूट्रल रहने का फैसला करती है। इस बात को लेकर भी माओ काफी नाराज हो जाते हैं और वो सोवियत्स की न्यूट्रलिटी को भारत की साइड लेने की तरह देखते हैं। ये बात कुछ कुछ सच भी थी,
क्योंकि 1960 से 62 के बीच में सोवियत ने भारत को 94 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचे थे, जिन्हें अब इस जंग में चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी दोस्तों कि सोवियत यूनियन चीन के खिलाफ था, इसीलिए वो उनके सपोर्ट में नहीं आया, बल्कि जियो पॉलिटिक्स में और भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। एक तरफ भारत चीन का युद्ध चल रहा था, लेकिन समुंदर की दूसरी तरफ क्यूबा में एक नई प्रॉब्लम जन्म ले चुकी थी, जिसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। क्यूबा में कुछ ही साल पहले रेवोल्यूशन हुआ था और फिदेल कास्त्रो के नेटवर्क में वहां पर कम्युनिस्ट सरकार आ गई थी। अमेरिका को इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से खतरा था, जिस वजह से उन्होंने क्यूबा को कई तरह से कमजोर करने की कोशिश की थी और एक बार तो सेना तक वहां भेज दी थी। इस सब को देखते हुए क्यूबा को लगा कि उनकी सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है कि वो सोवियत यूनियन के साथ आ जाएं। सोवियत यूनियन और क्यूबा के बीच में दोस्ती हुई और सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को क्यूबा में स्टेशन करना शुरू कर दिया। अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के सामने जब ये बात आई तो तुरंत छुट्टी पर गए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को वापस बुलाया गया और इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका बिल्कुल घबरा गया था कि उनके बॉर्डर से इतने करीब सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन कर दी हैं। कैनेडी ने भी दूसरी तरफ से ये वार्निंग दी कि अगर सोवियत मिसाइल वहां से नहीं हटाता है तो न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार रहे। आज तक ये दुनिया न्यूक्लियर वॉर के इतना करीब कभी नहीं आई है जितना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान आई थी। दुनिया में हड़कंप मच गया था कि एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है और दोनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कैनेडी और क्रूशेव के बीच में फोन पर बात हुई और सोवियत ने एग्री किया कि वो अपनी मिसाइल्स वहां से हटा लेंगे और ये खतरा टल गया। इस इंसिडेंट पर चीन का भी कमेंट आया। चीन ने अमेरिका के लिए कहा कि उन्हें पता था कि अमेरिका जैसा देश जिसने अपना सरमाया लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इकट्ठा किया हो, वो कैसे एक न्यूक्लियर वॉर छेड़कर अपना सब कुछ गंवा सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने सोवियत यूनियन को भी आड़े हाथों में लिया और कहा कि सोवियत लीडरशिप का डर अब दुनिया से खत्म, कुछ भी करने की हिम्मत खो चुके हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब साफ था कि अब चीन के लोग सोवियत यूनियन को कम्युनिस्ट के लीडर के तौर पर नहीं देखते थे। इस पॉइंट के बाद दोनों ही देशों के रिश्ते कभी भी सही नहीं हो सके। इसके कुछ साल बाद 1971 में जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब चीन और अमेरिका के बीच में पीस डील्स भी साइन हो गई। एक कम्युनिस्ट देश का अमेरिका के साथ हो जाना सोवियत यूनियन की नजर में बहुत बड़ा धोखा था और कोल्ड वॉर की वजह से इस इंसिडेंट को सोवियत के खिलाफ एक षड्यंत्र के रूप में भी देखा जाने लगा। लेकिन चीन की लीडरशिप ने इस मूव से दिखा दिया था कि वो सोवियत संघ को नहीं बल्कि खुद को कम्युनिस्ट लीडरशिप का हिस्सा मानते थे। इसके बाद एक तरफ चीन और अमेरिका ने बिजनेस के रिश्ते डेवलप करने शुरू किए और 1980 में चीन ने जल्दी से इकोनॉमिक ग्रोथ की गाड़ी पकड़ी और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और भारत के रिश्ते मजबूत होते रहे। ये इंसिडेंट आज के समय के लिए भी बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि देखा जाए तो आज वैसी एक सिचुएशन है। अब चाहे रूस एक कम्युनिस्ट देश नहीं है, लेकिन वो एक एंटी अमेरिकन अप्रोच तो रखता ही है और चीन भी अमेरिका को एक दुश्मन के रूप में देखता है, जिस वजह से इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन हमारे बॉर्डर्स पर भी लगातार घुसपैठ कर रहा है और अगर कभी जंग होती है तो रूस शायद इस वक्त भी न्यूट्रल रहे और चीन का साथ ना दे। शायद इस वक्त पूरी दुनिया इस सीनो सोवियत स्प्लिट से सीख कर ये जानने की कोशिश कर रही होगी कि उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सोवियत यूनियन ने उस वक्त न्यूट्रल रहकर सही फैसला किया था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।